वेलकम टू एनिमे टुश। ये मेरा बेस्ट एनीमे एक्सप्लेन में से एक है। एक एफ रैंक लूजर जो अपनी पावर अनलॉक करता है और बन जाता है सबसे पावरफुल एस रैंक हीरो। आकाश में बिजली चमकती है और गरजती है जब एक यंग मैन अचानक जमीन पर गिर जाता है। वह मिट्टी में लोटपोट हो जाता है और अपनी ब्रेथ पकड़ने की कोशिश करता है। उसके ऊपर एक ग्रुप लोग उसे देख रहे हैं। उनमें से एक उसे पिछले 2 वर्षों में इंप्रूवमेंट के लिए बधाई देता है। दूसरा कहता है कि ई रैंक एग्जाम अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वास्तव में एक अन्य व्यक्ति कहता है कि अब वह टेस्टिंग वेन्यू को नष्ट कर देगा। ये ताकतवर दिखने वाले इंडिविजुअल्स ताकत से चमक रहे हैं क्योंकि वे उस आदमी का असेसमेंट कर रहे हैं। इस बीच जमीन पर पड़े हुए यंग मैन ये कहे बिना नहीं रह पाता कि वह अभी भी अपने 4 मास्टर्स के लेवल के करीब नहीं है। दृश्य बदलता है और अब यह एक ब्राइट धूप वाला दिन है एक थ्राइविंग सिटी में। ताकतवर दिखने वाले यंग लोग हर जगह दिख रहे हैं और वे सभी एक बड़े बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। अंदर एक लेडी घोषणा करती है कि ई रैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यंग मैन रिक अपना एग्जाम टिकट लेने के लिए डेस्क के पास आता है, लेकिन काउंटर के पीछे की लड़की उसे पहचान लेती है। लड़की उसे याद दिलाती है कि वह अलीसा है और वे 2 साल पहले एक साथ काम करते थे। वह बहुत सरप्राइज थी जब रिक ने अचानक अपनी जॉब्स छोड़ दी और घोषणा की कि वह एक एडवेंचरर बनेगा। रिक थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस करता है और कहता है, जब हम पहले से ही 30s में हैं तब एक एडवेंचरर के रूप में शुरू करना बेवकूफ़ी भरा लगता है, खासकर जब ज़्यादातर एडवेंचरर्स ने अपने किशोरावस्था में एफ रैंक से शुरुआत की थी और 2 साल बाद ई रैंक बन गए थे। अलीसा पूछती है, तो पिछले 2 वर्षों में आपने क्या किया है? रिक बस यही बताता है, मैंने अपने मास्टर्स के साथ एक्सटेंसिवली ट्रेनिंग की है। उनकी कॉन्वर्सेशन तब बाधित होती है जब एक ड्रंक मैन काउंटर पर आता है और अलीसा को हैरास करना शुरू कर देता है। ड्रंक बार बार अलीसा से उसके साथ फ़न करने की डिमांड करता है। जब अलीसा ड्रंक को मना करने की कोशिश करती है तो ड्रंक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फोर्स करने की कोशिश करता है। हालांकि रिक इंटरवीन करता है और ड्रंक को पकड़ लेता है। अलीसा माफ़ी मांगते हुए कहती है, रिक मुझे माफ़ करना, लेकिन ड्रंक बस रिक की बाहों में पास आउट हो जाता है। आसपास के लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है तो रिक समझाता है, ड्रंक ने शायद बहुत ज़्यादा पी ली होगी। इसके बाद अलीसा आखिरकार रिक को उसका एग्ज़ाम टिकट देती है। अपने डर के लिए रिक को अनलकी नंबर 4242 मिलता है। वह फिर बिल्डिंग से बाहर जाता है जहां डार्क एल्फ रियनेट, जो रिक के मास्टर्स में से एक है, उससे पूछती है, रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? अंदर एडवेंचरर्स ये देखकर अमेज्ड हैं कि ड्रंक के आर्मर पर एक हैंड प्रिंट है। ये वही निशान होना चाहिए जिससे ड्रंक पास आउट हो गया था। वे ड्रंक को भी पहचानते हैं जो कि पूर्व ए रैंकर था डोमल्ड, जो असॉल्ट के लिए वांटेड है। अलीसा रिकॉल करती है कि रिक ने ड्रंक को पहले कैसे पकड़ा था और सोचती है क्या वही वह व्यक्ति है जिसने ड्रंक को नॉकआउट कर दिया। इस बीच रिक पहले फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजर रहा है। डॉक्टर उसकी हाइट और वेट का असेसमेंट करते हैं। वे सरप्राइज्ड और चिंतित थे जब उन्होंने सीखा कि रिक पहले से ही 32 ईयर्स का है। फिजिकल एग्जाम के बाद अगला मैजिकल एग्जाम है। एग्जामिनीज को एक क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होता है। क्रिस्टल बॉल उनकी माना को मापता है और यह उनकी माना की मात्रा के आधार पर चमकता है। एग्जामिनीज ने शुरुआत की और कुछ को D+ या D मिलता है। वे तब अमेज्ड होते हैं जब एक लड़की को C+ मिलता है, जो एक एफ रैंक एडवेंचरर के लिए हाई एप्टीट्यूड है। जब रिक की बारी आती है, वह बॉल को छूता है और एक छोटा सा लाइट दिखाई देता है। दुर्भाग्यवश वह लाइट जल्दी ही गायब हो जाता है, जिससे डॉक्टर उसे F ग्रेड देते हैं। अन्य एग्जामिनीज रिक का मजाक उड़ाते और गपशप करने लगते हैं, लेकिन रिक उन्हें इग्नोर करता है और चला जाता है। डॉक्टर अगले एग्जामिनी को बुलाने वाला ही था जब क्रिस्टल बॉल, जिसका उपयोग रिक ने किया था, अचानक टूट जाता है। टेस्ट के अगले पार्ट में ऑफेंसिव एबिलिटी का मेजरमेंट है। एग्जामिनीज को एक ग्लोइंग ग्रीन कॉलम पर अपनी अटैक करनी होती है। रिक उस कॉलम को एक स्लाइम बैग के रूप में पहचानता है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वह एक का उपयोग करने में ट्रेंड हो रहा था। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि वन स्ट्रेंथ का आधार उनका फ्लैश है। अगर वह अपने फिस्ट से एक गोल्डन स्लाइम बैग को नष्ट कर सकता है तो रिक अंततः यह विश्वास कर सकता है कि उसका शरीर पर्याप्त मजबूत है। रिक विरोध करने की कोशिश करता है क्योंकि गोल्डन स्लाइम्स एक ड्रैगन्स फैंग जितने कठिन होते हैं। हालांकि उसका मास्टर बस डींग मारता है कि वह एक बार में 200 नष्ट कर सकता है और फिर स्लाइम बैग को हल्के से टैप करता है, जो सभी दिशाओं में एक्सप्लोड हो जाता है। उस क्षण से रिक ने एक दिन में 50,000 बार पंच करके गोल्डन स्लाइम बैग पर अभ्यास किया। वर्तमान में वापस आकर एग्जामिनीज बैग को हिट करते हैं, जबकि प्रॉक्टर उनके रिजल्ट्स रिकॉर्ड करता है। जब एक यंग ब्लॉन्ड 11 ईयर ओल्ड बॉय को बुलाया जाता है, वह कॉन्फिडेंटली और कॉकिली आगे आता है। वह डायरमुइट फैमिली के रूमर्ड सेकंड सन है और रूमर्स कहते हैं कि उसका मैजिक पहले से ही C रैंक लेवल पर है। संक्षेप में वह एक सच्चा प्रोडिजी है। सभी को अमेज्ड करते हुए वह लड़का एक स्पेल चांटिंग शुरू करता है और अपनी बेयर हैंड से फायर क्रिएट करता है। फिर वह एक अटैक लॉन्च करता है, एक फिस्ट साइज्ड फायरबॉल बनाता है
लेकिन बाकी सब लोग उस हमले से हैरान हैं। लेकिन रिक के लिए वह सिर्फ यह सोच सकता है कि कैसे उसके एक और मास्टर ने उस पर फायरबॉल्स फेंकी थीं। दुर्भाग्यवश उसके मास्टर के फायरबॉल्स घरों के आकार के होते थे, जो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड होते थे। वह सोचता है कि लड़के ने अपनी मैजिक को कंडेंस्ड किया है क्योंकि वे इंडोर्स में हैं। कुछ और एग्जामिनीज के बाद रिक की बारी आई स्लाइम बैग पर। वह शुरू करने वाला था जब प्रॉक्टर ने उसकी उम्र 32 पर टिप्पणी की। प्रॉक्टर फिर उसे बताता है कि उसका माना कभी ग्रो करने का समय नहीं मिला क्योंकि उसने देर से शुरू किया और यह उसके माना रिजल्ट्स में दिख रहा था। इस प्रकार वह रिक को सलाह देता है कि वह गिव अप कर दे। रिक महसूस कर सकता है कि बाकी एग्जामिनीज, जो सभी उससे काफ़ी यंगर हैं, उसकी ओर देख रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में अब भी यह याद है कि उसने हमेशा ब्लडी फिस्ट्स के साथ भी ट्रेनिंग जारी रखी। उसे समझ नहीं आता कि उसकी उम्र में एडवेंचरर बनने में क्या गलत है। रिक फिर गुस्से में ग्रीन स्लाइम बैग को इतनी जोर से पंच करता है कि वह दीवार से टकराता है, उसे नष्ट कर देता है और पूरे कमरे में ग्रीन स्लाइम को बिखेर देता है। हर कोई स्टंड था, जबकि रिक अपने हाथ को देखता है और गेस करता है कि स्लाइम बैग डिफेक्टिव होना चाहिए। इस बीच यंग बॉय रिक से अपसेट हो रहा है क्योंकि उसने उसे अपस्टेज कर दिया। वह वादा करता है कि अगले टेस्ट में उसे शो अप करेगा, जो डिफेंसिव मैजिक है। दुर्भाग्यवश उसके लिए रिक एक बार फिर से सभी को चौंका देता है क्योंकि वह अगले टेस्ट में प्रॉक्टर के अटैक्स को विथस्टैंड करता है। प्रॉक्टर पहचानता है कि रिक अभी भी पहले नेचर की मैजिक का उपयोग कर रहा है अपने अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और वह रिक को अगली बार इसे लेवल अप करने की सलाह देता है। रिक फिर एडमिट करता है कि वह वास्तव में केवल पहले नेचर की मैजिक ही उपयोग कर सकता है। फिर भी वह अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंट है। प्रॉक्टर मान जाता है और एक 5वें नेचर की मैजिक अटैक कास्ट करना शुरू करता है। एक विशाल साइक्लोन ऑफ एयर प्रॉक्टर के हाथों से निकलता है, जो सीधे रिक के चेस्ट पर लगता है। हवा का विशाल साइक्लोन भी वेन्यू को घेरने वाली मैजिक बैरियर को तोड़ देता है। सिल्वेस्टर एयरसेल्निया, रॉयल नाइट्स का फर्स्ट रैंक्ड नाइट, जो शहर के आउटस्कर्ट्स पर है, ट्रेनिंग ग्राउंड से आने वाले शॉकवेव्स को देखता है और मानता है कि वहाँ कुछ भयानक हो रहा है। इसलिए वह तेज़ी से एग्जाम सेंटर की ओर जाता है और एग्जामिनर्स में से एक से जानता है कि एक एफ रैंक्ड कमज़ोर एडवेंचरर ने सिर्फ डिफेंसिव फर्स्ट नेचर मैजिक का उपयोग करके मिलिट्री ग्रेड नेचर मैजिक को ब्लॉक कर दिया। सिल्वेस्टर को यह अनबिलीवेबल लगता है और वह मानता है कि एग्जामिनर उससे मजाक कर रहा है। एग्जामिनर उसे विश्वास दिलाता है कि यही सच है और उसे एग्जामिनी की प्रोफाइल भी दिखाता है। डिटेल्स को देखने पर सिल्वेस्टर को और भी क्वेश्चनेबल लगता है कि एक 32 ईयर ओल्ड मिडिल एज्ड आदमी, जो कुछ साल पहले तक सिर्फ एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट था, अचानक से इतना पावरफुल कैसे बन गया। डिफेंस टेस्ट के बाद एग्जाम्स का पहला राउंड समाप्त हो जाता है, इसलिए रिक आराम करने के लिए रेनाइट के साथ बाहर जाता है। रेनाइट रिक को याद दिलाती है कि अगला एग्जाम एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसका मतलब है कि यह सभी एडवेंचरर्स की आईक्यू को मापने के लिए एक रिटन एग्जाम होगा। रिक कॉन्फिडेंटली घोषणा करता है कि वह रिटन टेस्ट में 100% स्कोर करेगा। लनेट से कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह एक रिसेप्शनिस्ट था, वह उसके इंटेलेक्ट को अंडर एस्टिमेट न करे। फिर भी उसने 14 लंबे सालों तक सिर्फ ड्रंक नेगेटिव आईक्यू एडवेंचरर्स का स्वागत किया, और यही वजह है कि रेनाइट को संदेह है कि वह टॉप मार्क्स हासिल करेगा। रिक को एहसास होता है कि वह उसे यह विश्वास दिला नहीं सकता कि वह इंटेलिजेंट है, इसलिए वह अपने एक्ट को छोड़ देता है और उसे बताता है कि वह पहले राउंड के बारे में अधिक चिंतित है। परिणाम जो आए थे वे उसके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। भले ही उसने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन क्योंकि उसके माना की मैजिकल पावर्स को F- के रूप में रैंक्ड किया गया था, वह सोचता है कि वह हाई रैंक हासिल नहीं करेगा। रेनाइट उसे सांत्वना देती है, उसे बताती है कि चाहे परिणाम जो भी हो, उसे अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उसने पिछले 2 सालों में आश्चर्यजनक ग्रोथ दिखाई है। द ब्लॉन्ड प्रोडिजी, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, रिक और लिनेट को परेशान करने आता है क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है। रिक इस हारे हुए व्यक्ति को पहचानता है जो खुद को प्रोडिजी कहता है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता। इसलिए यह लड़का खुद को फिर से फ्रीड डायरमिट के रूप में परिचित कराता है। रिक किसी नाबालिग के साथ नहीं उलझना चाहता क्योंकि वह इंटरनेट पर बदनाम नहीं होना चाहता। इसलिए वह छोटे लड़के से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है और क्या वह खो गया है। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर रिक मानता है कि शायद यह बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ रहा है और इसलिए वह उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखता है। फ्रीड स्वाभाविक रूप से रिक की अनजाने में की गई टिप्पणी को अपमानजनक पाता है और उस पर परीक्षा में उसकी चमक छीनने का आरोप लगाता है। फ्रीड के अनुसार यह उसका लंबे समय से सपना था कि वह मुख्य पात्र बने, और उसने पूरे साल इसकी योजना बनाई थी कि वह इस परीक्षा में अपनी प्रतिभा दिखाएगा। लेकिन रिक की वजह से वह एक नायक की तरह शुरुआत नहीं कर सका और अपनी पहचान नहीं बना सका। यह देखते हुए कि बच्चा लगभग रोने की कगार पर है, रिक उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे आश्वासन देता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था।
जबकि वह इस मूर्ख बच्चे के साथ समझौता करने की बेताब कोशिश कर रहा है। एक और अजीब दिखने वाला व्यक्ति प्रवेश करता है और रिक पर बच्चों को रुलाने का आरोप लगाता है। यह ट्विन पोनीटेल वाली एंजेलिका स्पष्ट रूप से फ्रीड की बड़ी बहन है और इसलिए वह अपने छोटे भाई को इस डरावने अंकल से बचाने के लिए यहाँ है। फ्रीड एंजेलिका को बताता है कि रिक उसे परेशान कर रहा था और यहाँ तक कि यह भी जोड़ता है कि यह अंकल अपने 40 के दशक में है। अपने छोटे भाई की बातों पर विश्वास करते हुए एंजेलिका इस व्यक्ति को एक सबक सिखाने का निर्णय लेती है और उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। शी इज़ मोस्ट सर्टनली फुल ऑफ हरसेल्फ और इसलिए उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। रिक को चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वह किसी अनावश्यक लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ले जाया जाता है। वहाँ एंजेलिका खुद को ऑफिशियली एक सेकंड क्लास नाइट ऑफ द रॉयल नाइट्स के रूप में परिचित कराती है, यह बताते हुए कि वह काफ़ी ताकतवर है। एंजेलिका के अनुसार इस किंगडम में ड्यूल्स में विजेता अपने विक्ट्री के टर्म्स सेट कर सकता है और इसलिए अपने टर्म्स के लिए वह मांग करती है कि रिक उसके जीवन भर के लिए सर्वेंट बन जाए। वह गर्व से बताती है कि एक बार जब वह उसे ड्यूअल में हरा देगी तो वह उसे हर संभव तरीके से अनुशासन में रखेगी ताकि वह फिर कभी बच्चों को तंग न करे। रिक इस ब्लॉन्ड विथ नो ब्रेन्स को फिलहाल नज़रअंदाज करता है और रियानेट से पूछता है कि क्या वह जानती है कि एंजेलिका का रैंक क्या है। चूंकि एंजेलिका एक सेकंड क्लास नाइट है, रियानेट मानती है कि वह एक बी रैंक्ड एडवेंचरर है। इसका मतलब है कि वह अपने दम पर एक हाई लेवल मॉन्स्टर को हरा सकती है बिना किसी पार्टी के। रिक अपनी खुद की एबिलिटीज़ को बहुत बुरी तरह अंडर एस्टिमेट करता है और सोचने लगता है कि वह कभी भी एंजेलिका को हरा नहीं पाएगा क्योंकि वह सिर्फ एक एफ रैंक एडवेंचरर है। उसे यह भी यकीन नहीं है कि वह इस ड्यूल से जीवित बाहर आ पाएगा। जब वह पैनिक करने लगता है तो रियानेट उसे एक बार फिर से कंफर्ट करती है, उसे शांत रहने और पिछले 2 वर्षों में हुई ट्रेनिंग का उपयोग करने के लिए कहती है। रियानेट की बात रिक के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं क्योंकि जब उसे याद आता है कि उसने कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजारा है तो वह इतना डर जाता है कि उसे उल्टी हो जाती है। फिर भी रियानेट जारी रखती है और उसे विश्वास दिलाती है कि अब वह कॉन्टिनेंट की सबसे मजबूत एडवेंचरर पार्टी द ओरिचालकम फिस्ट का सदस्य है। रियानेट की बातों के लिए धन्यवाद। रिक अपनी स्थिरता फिर से प्राप्त करता है और एंजेलिका के साथ अपने ड्यूअल के लिए तैयार हो जाता है। एंजेलिका, जिसने अब तक रिक के टैंट्रम्स को सहन किया था और इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी सोर्ड निकाली और अपने शरीर और वेपन को मैजिक से एनहांस कर लिया। वह तेज़ गति से उस पर झपटती है और उसे सरप्राइज कर देती है, न केवल इसलिए कि वह बेहद तेज़ है बल्कि इसलिए कि वह हास्यास्पद रूप से धीमी है। उसके पर्सपेक्टिव से वह एंजेलिका को अपने सामान्य रनिंग स्पीड की तुलना में बहुत धीमी गति से दौड़ते हुए देखता है और यह उसे एहसास दिलाता है कि शायद बी रैंक्ड एडवेंचरर्स उतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। वह